लास्ट क्वेश्चन क्या था सर? सर एक सिस्टम था। प्लेट के टर्म्स में, ठीक है। तो प्लेट के टर्म्स में कितने क्वेश्चन किए थे इन टर्म्स ऑफ प्लेट? एक, दो, तीन, कितने? हाउ मेनी? सर दो। मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन किया था, देखो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये ऐसे एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा, ये वाला करा था ना शायद, ये एक करा था, यस सर। ठीक है। इसमें फिर दूसरा एक ऐसे करा था, ऐसे किया होगा ये वाला, ठीक है, यस सर। जिसमें दो कैपेसिटर बन रहे थे। तो यही दो क्वेश्चन किए थे या और भी किया था? तीन किया था या दो किया था, ये बताओ। इसके अलावा किया था। तीन करे थे या दो? तीन। मतलब ये वाला भी कर लिया आपने? देखिएगा मैं बताता हूँ। टक टक, छुक छुक छुक, ये वाला भी कर दिया था। यस सर। ठीक है, तो मतलब प्लेट वाले क्वेश्चन मतलब सिर्फ कैपेसिटेंस निकालने वाले हो चुके हैं। आगे हम इसी में चार्ज भी निकालेंगे, बट अभी तो सिर्फ कैपेसिटेंस सिखाया कि इस केस में कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट। वैसे आगे इसमें हम चार्ज पे भी चर्चा करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द चार्ज आल्सो। तो अभी तो कैपेसिटेंस सीखा है, अब आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ कैपेसिटेंस। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन हमने जितना भी लिया है, ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन द सिंपल फैक्ट कि अगर आप सेम पोटेंशियल के पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लो तो यू कैन रीड्रॉ द सर्किट, and therefrom you can identify series and parallel combination and you can solve the circuit। ठीक है, तो ये तो एक मेथड है जहां पर आप सिंपली सीरीज और पैरेलल नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हो, वहां पर ये मेथड लगाते हो टू सॉल्व द सर्किट। अब आते हैं इसी में एक दूसरी सर्किट पे सर, दूसरी बार एक बार और सर्किट लेते हैं। ठीक है, अब ये जो दूसरा टाइप ऑफ सर्किट है, ये भी अपने आप में, अच्छा इसको हम इनफाइनाइट सर्किट कहते हैं ना, इनफाइनाइट सर्किट या इनफाइनाइट लैडर, जो भी कह लें आप। और इसका फॉर्मेट फिक्स्ड है, इनफाइनाइट सर्किट या इनफाइनाइट लैडर, ये फॉर्म फिक्स्ड है, सर्किट और इनफाइनाइट लैडर। इसको सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, उसमें नो इफ नो बट। और आप लोग मैथ्स वाले हैं तो आप सबको मालूम है सर, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो मैथमेटिक्स में, कि पहले तो मैं पहले आपको बेसिक सी बात समझा दूं, उसके बाद इस सर्किट के क्वेश्चंस पे आता हूं। पहले तो मैं एक छोटी सी बेसिक मैथमेटिकल पॉइंट पे डिस्कशन कर लूं, फिर आई विल प्रोसीड विद दिस। मेरा एक पॉइंट ये है सर कि अगर मान लो कि मैं लिखता हूँ 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + ऑफ 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 x, इस तरह से लिखता जाता हूँ अप टू इन्फिनिटी। दिस इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू अगर लिखा जाए तो ये निकाल मतलब ऐसा कभी किया होगा ना इस फॉर्मेट का कुछ क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट ऐसा फॉर्मेट कहीं देखा है आप लोगों ने? शिवांग ने देखा है, ठीक है। इसी में जैसे रूट वाला होता था, रूट ऑफ 1 + ऑफ, फिर से रूट ऑफ 1 + ऑफ रूट ऑफ 1 + ऑफ, ऐसे होता है नहीं? अरे हाँ ना तो बोल, मैं नहीं खेल रहा, तुम चीटिंग करते हो। हर्षित, अफान, यशवर्धन, मानस, अभिनव एंड आसिया, काइंडली स्पीक। Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट वर यू वेटिंग फॉर? बोला करो ना बेटा, जब बताता हूँ तो बोला करो, हाँ ना बोला करो, तो उससे फील आता है पढ़ाने का। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है मैथमेटिक्स के अंदर। वो ये होता है कि जो टर्म बार बार रिपीट हो रहा है उसको आप, एक यही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है ना, 1 + x 1 + x 1 + x, रिपीट क्या हो रहा है? 1 + x। तो इसको आप यहाँ एक इसका वो यूनिट रहने दीजिए, एक टर्म उसका रहने दीजिए, और बाकी इन्फिनिटी तक को y मान लीजिए। भाई मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया है या आप लोगों के लिए क्वेश्चन एलियन है, मुझे नहीं पता, बट ये एक्चुअली में मैथमेटिक्स में है, ठीक है, और 9th-10th के लेवल पे है। तो इसको ऐसे नहीं लिखते थे 1 + ऑफ x डिवाइडेड बाय कुछ मान लेते हैं यहाँ तक को कुछ z, और फिर सॉल्व करते हैं। यस सर। ऐसा ही करते हैं सर, अगर किसी को नहीं याद आ रहा तो ऐसा ही करते हैं, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, उसमें भी यही करते हैं, ये इस फॉर्मेट पे हो तब भी यही करते हैं, ठीक है, और ये तरीका होता है। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताओ मुझे कि अगर ये इनफाइनाइट सर्किट है, सॉरी इनफाइनाइट सर्किट कह रहा हूँ, ये अगर इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें ये वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है, आपने ये रखा और उसके बाद यहाँ तक को कुछ z मान लिया ना, यहाँ तक आपने कुछ z मान लिया, एंड यू रिप्लेस दिस होल बाय z, ठीक है, एक तरीका ये है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं मास्टर मैं ऐसा नहीं कर रहा, उस बच्चे ने बोला कि सर मैं यही काम करूंगा, मगर मैं इस
इंस्टेड ऑफ वन वैल्यू मैं दो वैल्यू को रखूंगा और बाकी को मैं z मानूंगा, 1 प्लस एफ एक्स, इस तरह से है। तो उसने बोला कि मैं यहाँ तक ये वैल्यू को अज्यूम करूंगा और बाकी के को z मानूंगा। तो क्या उसका आंसर और मेरा आंसर सेम आएगा या अलग आएगा? कोई आइडिया? सेम आएगा सर बिल्कुल आंसर सेम आएगा। इनफाइनाइट सर्किट की प्रॉपर्टी यही होती है कि उसको कहीं से भी अज्यूम करके आप सॉल्व कर लो, सेम ही आना है आंसर। ठीक है। अच्छा, इसका एक लॉजिक आप ऐसे डेली लाइफ का लॉजिक एक दे सकते हो। सर डेली लाइफ लॉजिक क्या दे सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी में एक ऐड करो या इन्फिनिटी में 10 ऐड करो, इट विल रिमेन एज इन्फिनिट। तो आप एक यूनिट रखो और उसके बाद वहां से z मानो, या 2 को रख लो उसके बाद के वैल्यूज को आप इन्फिनिटी तक के वैल्यूज को z मानो, या 3 को रख के और उसके बाद तक को z मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी z मान लो आंसर सेम आएगा। तो सर कहां से माना जाए भाई? ऐसी जगह से हम माना जाए जहां पर सॉल्व करना आसान हो। अगर हम एक ही टर्म को ऐसे 1 प्लस एक्स रख के बाकी को z मान ले तो ज्यादा आसान है ना सॉल्व करना। इंस्टेड ऑफ दो टर्म को रखें और उसके बाद के टर्म्स को हम z माने, उससे ज्यादा आसान तो ये है कि एक टर्म को रख के हम बाकी को z माने। नहीं आया? नहीं आया? आ गया सर। आगे सर। ये छोटी सी बात है जो आपने मैथमेटिक्स में देखा है, भले आपको उतना बेहतर पता नहीं याद आ रहा है या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट ऐसा आपने देखा है। यही कॉन्सेप्ट इनफाइनाइट सर्किट का भी है। इनफाइनाइट सर्किट क्या है सर? ज्यादा नहीं कराऊंगा, 2 सवाल कराऊंगा, उसी से समझना है आपको। खुपच 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 इन्फिनिटी तक। सी 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 पॉइंट पी, और ये कहां तक रिपीट हो रहा है? तो दिस रिपीट्स टिल इन्फिनिटी। ठीक है, ये टर्म कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। कैसे करेंगे? जैसे वहां पर मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे यहां भी करेंगे सर। कौन सा रॉकेट साइंस? सर वो यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है उसका एक टर्म रख लो और बाकी को हटा दो और कुछ अज्यूम कर लो। बाकी क्या अज्यूम कर लो? कुछ भी अज्यूम कर लो। नहीं आ रहा? जिसको नहीं आया वो प्लीज बोलेगा। आ रहा है सर। यहाँ यही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो इसको ऐसे कर दो और यहाँ तक को आप कुछ x मान लो, कुछ इन्फिनिटी तक की वैल्यू को कुछ x मान लो। ये c है, ये c है, और ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, ऐसा मान लो। अब जब आप ऐसा मान लेंगे, तो क्या होगा? तो आप देखिए सर, ऐसा आपने मान लिया तो मुझे एक बात बताइए, x और ये c कैसे कनेक्टेड है बच्चों, मेरे प्यारे बेटे? पैरेलल। पैरेलल। अब सॉल्व करेंगे ना, तो ये पैरेलल है तो ये हो गया c प्लस ऑफ x, और ये c, ये पॉइंट है p, ये पॉइंट है सर q, और आपने उन दोनों को पैरेलल मान लिया। लिख जा भाई, ये पॉइंट है q। अब इसको फर्दर देखो, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, ठीक है, और ये आपका c इक्विवेलेंट आएगा। तो ये वाला सीरीज में है, तो इसका अगर हम c इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला सीरीज में, तो इसका c इक्विवेलेंट कितना आएगा? तो देखिए मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों का जो c equivalent है, can I write this c equivalent as c into c plus of x divided by c of c plus of x by c1 into c2 divided by c1 plus c2। वही किया है, 1 upon c1 plus 1 upon c2 ही किया है, बस मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, तो c equivalent की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस ऑफ cx डिवाइडेड बाय 2c प्लस ऑफ x। अब c equivalent को और फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? तो मुझे एक बात बताइए, ये इन्फिनिटी तक का कैपेसिटेंस है x, इसमें मैं एक और यूनिट का कैपेसिटेंस ऐड कर दूंगा तो क्या रिजल्ट बदल जाएगा या x ही रहेगा? सोच के देखो सर। इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूं, एक तो लेमैन टाइप जिससे आपको आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको समझने के लिए पॉइंट समझो कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक समंदर पूरा पूरा जो सी है वो पानी से भरा हुआ है, उसमें अगर आप एक बकेट पानी डाल दोगे तो क्या लेवल ऑफ वाटर पे फर्क पड़ जाएगा? No, sir. तो अगर इन्फिनिटी तक का आपने कैपेसिटेंस x मान लिया है, इफ यू ऐड अप वन मोर यूनिट विद दैट, तो इन्फिनिटी विल रिमेन एज इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जब इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी प्लस 1 भी तो इन्फिनिटी ही होगा। तो इसलिए c इक्विवेलेंट को मैं x कह सकता हूं। पहली बात तो ये हो गई। मैथमेटिकल लॉजिक क्या है इसका? मैथमेटिकल लॉजिक ये है कि इनफाइनाइट की प्रॉपर्टी अभी बताया था पीछे कि आप कहीं से भी अज्यूम कर लेते, आंसर वही आता। अभी पीछे बताया था,
मतलब अगर आप इसको यहां से भी कट कर दीजिए तब भी आंसर इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकाल लीजिए तो ये वही आएगा जो यहाँ पर आएगा। इसीलिए ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सीरीज की प्रॉपर्टी यही होती है कि आप उसको कहीं से भी कट करिए, आंसर विल बी सेम। तो इसका मतलब है सी इक्विवेलेंट की वैल्यू को x कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2cx प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स माइनस ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप मैथ्स वाले हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग मुझे सॉल्व करके फाइनल आंसर दे सकते हो। और यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो बताओ, x की मुझे वैल्यू चाहिए और आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट विल हैव टू रूट्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट नेगेटिव रूट हम कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, सी नेगेटिव नहीं होगा, डोंट कंसीडर द नेगेटिव वैल्यू बिकॉज कैपेसिटेंस कैन नॉट बिकम नेगेटिव। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है? पहले मुझे ये बता दो, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया जल्दी से? और एक और क्वेश्चन ऐसा दूंगा जो आप ट्राई करेंगे, तो इसको जल्दी नोट करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x here and that will be your equivalent capacitance। जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आ जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर। यस ठीक है, इसका जहां तक मुझे आंसर याद है, ये अभी किया इसलिए याद है, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ 5 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय शायद 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय सी, यही आंसर आ रहा होगा, देखिए अपान। यस सर कर। करिए बेटा जल्दी, थोड़ी ये Yes, स्पीड sir, बढ़ा यही लो, है। यही आ रहा है, वेरी गुड। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं एंड आई एक्सपेक्ट द आंसर फ्रॉम ईच ऑफ यू। एकदम सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, सेम मेथड, ओनली आई चेंज द वैल्यू। यहाँ पर सब CCC दिया है तो उसमें कुछ और वैल्यू दे दूंगा, बट द मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम विल बी सेम। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग इसको सॉल्व करिए बिना देखे, मतलब डोंट टेक द हेल्प ऑफ द सर प्रीवियस एक मिनट। प्रॉब्लम। अच्छा जल्दी मनस्विन। यस सर। और मानस क्या हाल? बढ़िया सर। कहाँ थे? सर वो एक्चुअली बैच चेंज हुआ था बीच में तो उसकी वजह से चेंज करना पड़ा था। फिर क्यों चेंज कर लिया? सर प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी उस बैच में। अच्छा भाई, सबने यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर लिख लिया सर, हमने यहाँ पे सी इक्विवेलेंट को x लिया है। जी, सी इक्विवेलेंट को x माना है बेटा। यस सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है सर, सॉल्व करने की कोशिश करिए। खुपाच 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 इंफिनिटी तक सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ अजूबा नहीं कर रहा हूँ। 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आंसर बता दीजिए मुझे सी इक्विवेलेंट का अक्रॉस दिस पॉइंट पी एंड सी इक्विवेलेंट मुझे चाहिए। अरे अब टेल मी द आंसर फॉर दिस। इनफाइनाइट लैडर है भाई, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट सर्किट है। सीधा सीधा आंसर भाई, कोई ऐसा नहीं कि पीछे वाले फॉर्मूले में वैल्यूज वैल्यूज पुट करने लग जाना, खुद से सॉल्व करो बिना देखे, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। आप लोग इसको कोशिश करो।
शिवांग का आंसर 1 माइक्रोफैराड आ रहा है। नहीं शिवांग, मुझे 1 माइक्रोफैराड तो आंसर ऐसा नहीं लगता कि 1 माइक्रोफैराड आएगा। आपने कहीं तो गलती किया है क्या? आई डोंट थिंक द आंसर विल बी 1 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड। चलो और किसी का आंसर आया है? अभिनव का आंसर आ रहा है 2 माइक्रोफैराड। चलो मुझे भी नहीं पता आंसर क्या, मानस का भी आंसर आ रहा है 2 माइक्रोफैराड। तो लेट मी चेक भाई इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सॉल्व करने का बेसिक तरीका यही है कि सर आपसे बोला मैंने कि यहाँ तक कुछ मान लीजिए, यहाँ से काट दीजिए और यहाँ के बाद कुछ मान लीजिए। तो आप इसको लिखेंगे सर कितना, तो दिस विल बी रिटन एज 1 माइक्रोफैराड, दिस इज योर 2 माइक्रोफैराड, 1 and 2। और यहाँ पर सर कितना मान लीजिए आप, यहाँ पर मान लीजिए कि x है। चलिए मैं भी सॉल्व करके देखता हूँ हर्षित, मुझे भी एग्जैक्ट आंसर याद नहीं है इसका। तो 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, दिस इज इक्वल टू p एंड दिस इज q। अब इसको सॉल्व करो तो x और 2 हाउ आर दे कनेक्टेड, सीरीज और पैरेलल? पैरेलल। तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मनस्विन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 प्लस ऑफ x। ये तो पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाता है ना, पैरेलल में सिंपली ऐड होता है। तो 2 प्लस x और ये 1 माइक्रोफैराड इज हियर, ये 1 माइक्रोफैराड जो है वो यहाँ पर है, ये 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कितना है p, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट q। अब यहाँ के बाद फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों सीरीज में है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 into 2 plus of x divided by 1 plus of 2 plus of x, दिस इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट को मैं फिर से x कह सकता हूं क्योंकि इन्फिनिटी तक का कैपेसिटेंस x है, तो ये भी x माना जाएगा। तो इसको क्या होगा, अच्छा आप लोग मुझे सुन पा, हाँ आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। Yes, because one of my device is disconnected due to internet issue, but चलो जिस पे मैं लिख रहा हूँ that is still connected। तो देखिए सर x, और इसको आप लिख सकते हैं 2 plus of x divided by 3 plus of x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 3x plus of x square is equal to 2 plus of x, तो x square plus of 2x minus of 2 is equal to 0। This is what I am getting। Are you also getting the same or something different? Same sir। सेम। यही है। तो सॉल्व कर लो, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके या जैसे भी सॉल्व कर लो, कर सकते हो, ठीक है। तो इससे जो x की वैल्यू आई होगी वो माइनस ऑफ 2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 माइनस ऑफ 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू a तो आएगा 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 is 8, 8 4 12 और ये 2, तो इसका आंसर 2 आ रहा है आप लोगों का। सर √3 माइनस। √3 माइनस। तो फिर 2 पता नहीं आप लोगों का कैसे आ गया, इसका आंसर तो कुछ और आ रहा है सर, √3 माइनस जो भी बच्चे बता रहे हैं। देखिए बच्चों, मन शिवांग मानस सबका तुम लोगों का आंसर पता नहीं 2 कहां से आ गया था। सर जी सर हमने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 2 प्लस एक्स वाला हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? x इज इक्वल टू 1, कौन सा वाला बेटा? नहीं मतलब C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 into 2 plus x वाला। वो सीरीज वाला होता है ना, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, ये होता है। इसको डायरेक्टली अगर तुम याद कर लो तो ऐसे याद रख सकते हो, C इक्विवेलेंट C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर ये याद नहीं रहे तो सीरीज में ये होता है, समझे? यस सर यस सर। सर ऐसा एक और ये क्लियर हो गया या किसी को कोई अभी इशू है इसमें?
सर आप लोग बताइए, जल्दी से मुझे बताइए, शुड आई टेक वन मोर? नो सर, क्लियर है। इसका आंसर क्या आ रहा था सर? इसका आंसर सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वो आ गया √12। √12 कैन बी रिटन एज इक्वल टू कितना, 2√3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस ऑफ 2√3 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो x की वैल्यू जो आ रही है √3 - 1 आ रही है मेरे हिसाब से। दिस इज Yes, योर sir. फाइनल आंसर। ओके, अफान और मानस, शुड आई टेक वन मोर और इट इज एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो, तुम लोग बोलोगे, मुझे आता है। एक Yes, और सर। एक और ऐसा लैडर वाला, या काफी है ये दो? एक और। एक और, जल्दी से करो सर, सॉल्व करो। मैं कुछ अजूबा नहीं कर रहा हूँ, बस एक अजूबा काम कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कैपेसिटर, देखूं कितनों को समझ में आता है। ये ऐसा कुपाच, फिर से आगे चलो, टिक 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 टिक, छम 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 छम। ठीक है, फिर से ऐसे टंग 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 टंग। ठीक है, फिर से ऐसे, ये कहानी जा रही है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपका ये है कि ये वाला जो है 4 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। दिस इज 2 माइक्रोफैराड, दिस इज 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। These 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर रिपीटिंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपको बताना है पी और क्यू। इस बारी गलत मत करना, खास पेल थोड़ा सा आंसर में डिले हो जाए चलेगा, बट गलत नहीं करो। थोड़ा सा टेक योर टाइम, बट ट्राई टू सॉल्व इट करेक्ट। हरी अप। डन सर? इज इट डन सर? मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने सर्किट को कट कहाँ से किया? ये जहां पे मैं रेड लाइन बना रहा हूँ वहां से, या जहां पर ब्लू लाइन बना रहा हूँ वहां से? वेयर फ्रॉम Sir, यू कट blue द line. सर्किट? ब्लू लाइन। सर ब्लू लाइन। रेड सवांग आपने गलत कर दिया, जहां से आपने कट किया ना। देखो, मैंने ये बोला था कि जो टर्म इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है उसमें आप कहीं से भी कट कर सकते हो, मगर दिस इज नॉट द टर्म विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ अप टू इन्फिनिटी। ये टर्म थोड़ी, ये वो टर्म थोड़ी है सवांग, है ना? अच्छा, ब्लू से किया, ठीक है सवांग। तो आप देखो, जब आप इस सर्किट को, इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हो ना, फॉरगेट अबाउट दिस 4। ये 4 तो बाद में सॉल्व होगा। आप तो पहले ये जो इन्फिनिटी तक है उसको सॉल्व कर लो। तो पहले इन्फिनिटी तक वाले को सिर्फ सॉल्व कर लो। डोंट गेट कंफ्यूज विद द 4 राइट नाउ। 4 आपको क्यों दिया गया है? थोड़ा सा आपके दिमाग को बस चलाने के लिए दिया गया है कि भाई आप सर्किट कट कहाँ पे करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट। ये वाली चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको आप x मान लो,
तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये P है, ये Q है, और इसके अक्रॉस जो C इक्विवेलेंट आएगा उसको भी हम X कह सकते हैं। हाँ, तो ये वाला और ये वाला मनस्विन, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा? ये वाला X और ये वाला पैरेलल। पैरेलल। तो पैरेलल अगर कनेक्टेड है तो इसको पैरेलल कर दो, तो ये हो गया सर आपका 2 प्लस ऑफ x, ये हो गया 2 प्लस ऑफ x, दिस इज योर 2 एंड दिस p और q के अक्रॉस जो c इक्विवेलेंट है, दैट c इक्विवेलेंट व्हिच यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट इज x अगेन। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक का अगर कैपेसिटेंस x है तो उसमें इफ आई ऐड अप वन मोर यूनिट देन इट विल मेक नो डिफरेंस। तो अब इसका x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस ऑफ x सीरीज में डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ x। सर मैं यहाँ पर एक स्टेप ऐसे लिख देता हूँ कि दिस इज एक मिनट से। ठीक है, तो दिस Sir. इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 2x, यस, डिवाइडेड बाय 4 प्लस ऑफ x। अब बोलो सर। अच्छा आप This should पहले be equal बता to दीजिए, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x प्लस ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस ऑफ 2x। सॉल्व करिएगा तो x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। Yes. यस सर। पहले ये बताओ, इनफिनाइट सर्किट का डिड यू गेट दिस इक्वेशन फॉर दैट और नॉट? हैव यू गॉट दिस? मुझे नहीं मिली सर। आपको नहीं मिली तो मनस्विन जस्ट चेक योर मिस्टेक। हाँ सर, इसमें ना यहाँ पर जब हमने ब्लू लाइन से सर्किट को कट किया उसके बाद वो 4 एक वैल्यू 4 है सीरीज में और फिर 2 और 2 है, तो उसको हमने सीरीज में लेकर कंबाइन किया तो फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना। यहाँ पर 4 और 4 है। 2 और 2 2 और 2 कैसे कनेक्टेड हैं? वेयर डू यू थिंक 2 और 2? ये x यहाँ और ये दो पैरेलल में, दिस 2 and 2 नहीं सर, जो 4 के बाद वाले 2 है ना, हाँ, वो दोनों, उनको अगर हमने सीरीज में लेके दोनों को, how can you add them? How can you make how can you say that these two capacitors are in series? You are claiming that these two are in series. How is that? How did you understood that these two are in series? क्योंकि वो सीरीज में थे। नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। यहाँ से सोचो, when the charge will come to this point, the charge will get divided. तो इसमें चार्ज अलग जा रहा है। अगर if the charge is coming in this Q and the charge divides here Q1 and Q2, so this capacitor has different value of charge and this is having different value of charge. How can you claim that these two are in series? सीरीज में होने के लिए चार्जेस शुड बी सेम, राइट मनस्विन? यस सर। दूसरी बात, इवन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर मैं एक आध परसेंट 0.1% ये मान भी लेता कि ये सीरीज में है, तो सीरीज में द फॉर्मूला इज नॉट C1 plus C2. द सीरीज फॉर्मूला इज 1 upon C1 plus 1 upon C2. इट इज नॉट C1 plus C2. हाँ, तो फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाती ना। तो है ही नहीं ना पहली बात तो। यस सर। ठीक है, सर्किट को हमने सिंपलीफाई कैसे किया वो देखो। ये जो x माना है हमने इन्फिनिटी तक का, मुझे ये और ये पता है कि ये दोनों पैरेलल में, तो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया है। ये और ये सीरीज है या पैरेलल है हमें नहीं पता। नहीं आ रहा क्या सर? आ गया? तो इसकी Yes, कुछ sir. वैल्यू निकल के आई होगी सबकी। ये मैं इरेज कर रहा हूँ भाई, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया था। यस सर। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिली होगी एक्स स्क्वायर से। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, कोई बताएगा मुझे? इक्वेशन को सॉल्व किया है, -2 प्लस ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7 कह रहा है √5 चलो देख लेते हैं। 2 ही आ रहा है, तो इसका मतलब यही होगा कि अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू, चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। इसको आप लिखोगे बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ऑफ 4 इंटू ए सी। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -4 है, डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 2 इंटू ए। 16 प्लस 4 20। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 प्लस ऑफ अंडर रूट 20 है ये। अंडर रूट 20 कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कॉमन लेके कैंसिल, तो x की वैल्यू अंडर रूट 5 माइनस ऑफ 1 आ रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर हाँ बताइए सर, वो स्टार्टिंग का 4UF वाला कैपेसिटर हमने इग्नोर क्यों किया? अभी बताता हूँ, क्योंकि यहाँ तक को हम सॉल्व अभी इग्नोर करके मतलब खत्म नहीं किया है। दिस वी हैव गॉट द कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर अप टिल हियर, यहाँ तक का सी इक्विवेलेंट निकाला है। नहीं आई बात समझ? यस सर, गॉट। ठीक है, जैसे आप सर्किट को सिंपलीफाई करते हो ना, द सेम यू हैव डन विद दिस।
कि पहले हमने एक पोर्शन को सॉल्व कर लिया है, अब ये वाला जो पोर्शन है अब उसको फर्दर हम किसके साथ सॉल्व करेंगे, 4 माइक्रोफैराड के साथ। इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करते समय इस 4 को कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट समथिंग विच इज रिपीटिंग अप टू इन्फिनिटी। तो इनफिनाइट लैडर में तो जो फॉर्मेट हम यूज करते हैं वो उसके लिए यूज करते हैं विच रिपीट्स इटसेल्फ अप टू इन्फिनिटी। अब क्या करोगे सर, अब आप लिखोगे ये 4 माइक्रोफैराड और ये वाला जो आपका ये रूट अंडर 5 माइनस ऑफ 1, दिस इज अप टू इन्फिनिटी and this is 4 microfarad. Now these are two in parallel. So you लिखोगे 4 plus of root 5 minus of 1. So the answer would be equal to root 5 plus of 3. This is your final answer. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Just note it down. किसी भी बच्चे को अभी भी कोई इशू है तो प्लीज पूछे। अफान, आप भी नहीं बोलते हो एकदम। अभिनव, आसिया, anybody having any issue, please ask your doubts if you have any. और अगर सबको समझ आ गया तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगले कॉन्सेप्ट। Yes, sir. आ गया। ठीक है, तो अब देखिए कैपेसिटर में फर्दर और सर्किट के हम प्रॉब्लम अभी यहाँ नहीं ले रहे। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम रेजिस्टर्स में करेंगे, कैपेसिटर भी मिला के या रेजिस्टर मिला के। यहाँ पर हम ज्यादा सर्किट के कॉन्सेप्ट नहीं आपको सिखा रहे हैं। 2-3 तरह की बातें मैंने सिखाई हैं इसमें कि इफ यू हैव सिंपल सीरीज एंड पैरेलल, हाउ टू डील विद दैट। इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई सीरीज एंड पैरेलल बट यू कैन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल पॉइंट्स, तो फिर उससे आप सर्किट कैसे बना के फिर सॉल्व कर सकते हो, ये सिखा चुका हूं मैं। एंड इफ यू हैव इनफाइनाइट सर्किट, आई मीन, और इन अदर वर्ड्स इनफाइनाइट लैडर, तो इन दैट केस हाउ कैन यू सॉल्व द सर्किट, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो यहाँ तक अभी इसको यहीं तक, मतलब यहीं तक मोर देन एनफ है टिल फॉर 12। बट सर और भी मेथड्स होते हैं जिसको सिमेट्रिक सर्किट का मेथड कहते हैं, केसीएल केवीएल से भी सर्किट सॉल्व होती है। और तीसरा पॉइंट है आपका जिससे सर्किट सॉल्व होती है, दैट इज स्टार डेल्टा कन्वर्जन या व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। ये देखो इसमें जो केसीएल केवीएल है, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वो करंट में पढ़ना है, वो अभी हम पढ़ा भी नहीं रहे आपको। तो जब हम वो पढ़ लेंगे तो कैपेसिटर भी उससे हमें समझ में आ जाएगा और फिर वहां पर आसानी से हम कर पाएंगे। इसी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज इज द एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर वहां पर हम समझ लेंगे तो वही सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है कैपेसिटर में, तो हम कर पाएंगे। इसी तरह से सिमेट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट जो रेजिस्टर में एप्लीकेबल है वही कैपेसिटर में एप्लीकेबल होगा। वहां पर वो चीजें ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ पाएंगी क्योंकि वहां पर हम ज्यादा वोल्टेज की बात करेंगे, इसलिए ज्यादा समझ आ जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ के आगे फर्दर कैपेसिटर पे नहीं जा रहे, कॉम्बिनेशन पे, वो हम करंट में करेंगे। और जो वो होगा, जो मेथड, वही मेथड सेम एप्लीकेबल होगा और वहां पर भी मैं एग्जांपल कैपेसिटर का ले लेके सिखा दूंगा। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर अब रोक रहा हूँ। मोर 12 के लिए तो ये सफिशिएंट है, ठीक है, बट और मेथड सीखेंगे आप करंट में। अब यहाँ के बाद बात आती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ये बात आती है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम लिखेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का नाम लिखे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है और हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था इस चैप्टर को। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से हमने चैप्टर ही स्टार्ट किया था। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैपेसिटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें ये पता करना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैसे कैलकुलेट होगा। बट उसको समझने से पहले मैं एक और चीज आपको समझा देता हूँ। लिख लिया आप लोगों ने टॉपिक का नाम, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर? यस सर। अब जो पहले मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ, पहले आप लोग उसको सुनेंगे, आप लोग उसको समझेंगे, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ड्राइव नहीं करा रहा हूँ। पहले वी विल अंडरस्टैंड कि हाउ अ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, पहले उस प्रोसेस को अपन समझेंगे, फिर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का आई विल ड्राइव द रिजल्ट या फॉर्मूला। बट पहले समझो कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। देखो बेसिकली आप इस बात को समझिए, बेसिकली आपका अगर ये कोई कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर इफ इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, तो आपको मालूम है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कीप द चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, फॉर लाइफ लॉन्ग।
स्टैटिक चार्ज की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर आपने जैसे ही किसी बॉडी को चार्ज किया, द बॉडी विल गेट डिस्चार्ज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है। यू कैन नॉट स्टोर द स्टैटिक चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे चार्ज करके आप रख नहीं सकते उसको परमानेंट, ठीक है। तो मान लो कि ये कैपेसिटर अभी इस इंस्टेंट पे अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, द इनिशियल चार्ज इज 0, और मान लो इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। अच्छा बेटा, अगर कैपेसिटर अनचार्ज है और कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, इसका मतलब है कि ये दोनों प्लेट अनचार्ज हैं। तो व्हाट डज दैट मीन कि अनचार्ज का मतलब, डज दिस प्लेट हैज 0 चार्ज और इट हैज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? तो इसका मतलब है कि, वेरी गुड सवांग, इसका मतलब है कि द नेट चार्ज ऑन दिस प्लेट्स इज 0 बट द प्लेट हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस, राइट। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इसको सेल के साथ कनेक्ट करोगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, कि आप सेल के साथ इसको कनेक्ट करो, सेल का वोल्टेज कितना, तो मान लो सेल का वोल्टेज है V, और इसको आपने सेल के साथ कनेक्ट किया, तो इसका इनिशियल चार्ज अभी भी कितना है, तो इनिशियल चार्ज है 0, क्योंकि कनेक्ट किया है, जस्ट कनेक्ट किया है, जस्ट एकदम t इक्वल टू 0 पर, तो अभी इसका चार्ज हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी ने जस्ट चलना शुरू किया है, इट हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं। तो इसी तरह से हमने सेल के साथ जस्ट कनेक्ट किया, तो इनिशियल चार्ज हम 0 मान लें। तो इनिशियल चार्ज अगर 0 मान ले, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो होता है चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, तो ये भी 0 होगा या नहीं होगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, कैपेसिटर का वोल्टेज 0 और सेल का वोल्टेज V, और दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने, तो ये तो घोर नाइंसाफी है, क्योंकि दो बॉडी जो आपस में कनेक्टेड हैं, दे कैन नॉट हैव द डिफरेंट पोटेंशियल, दे मस्ट हैव द सेम पोटेंशियल, अदरवाइज क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि सेल इज नॉट द सोर्स फॉर द चार्ज, सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइक कैपेसिटर। सेल भी एनर्जी का सोर्स है, वो चार्ज का सोर्स नहीं है। जैसे कैपेसिटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसे ही सेल इज आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सर, कैपेसिटर और सेल में फर्क क्या है? तो कैपेसिटर और सेल का मेजर डिफरेंस ये है कि सेल से जो एनर्जी निकलती है वो धीरे धीरे निकलती है, धीमे 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 धीमे, है ना। और कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो एक ही बार में मिलती है, मतलब कैपेसिटर डंप्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी इन अ सिंगल गो। नहीं आया, नहीं, ठीक। तो इसका मतलब होगा कि सेल और कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, तो ये तो घोर नाइंसाफी हो गई। घोर नाइंसाफी होगी तो चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा, और तब तक करना पड़ेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। बट चार्ज सेल नहीं दे सकता, बिकॉज सेल इज नॉट द स्टोरेज फॉर द चार्ज भाई। तो क्या होता है? होता ये है कि इस केस में होता ये है कि ये वाला जो प्लेट है विच इज कनेक्टेड, अब समझना, ये वाला जो प्लेट है विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब उसमें से एक नेगेटिव चार्ज निकलता है, ट्वी, ये नेगेटिव चार्ज निकला, एंड इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। तो अगर इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज निकला, तो क्या इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो जिस तरह से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल ने, उसी तरह से दूसरे वाले प्लेट से जो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, उससे कौन निकलेगा? पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। और उस पे फॉर एवरी पॉजिटिव चार्ज व्हिच कम्स आउट ऑफ द प्लेट, देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज व्हिच अपीयर ऑन द कैपेसिटर, एंड इन दिस प्रोसेस द कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग इटसेल्फ। इसका मतलब है जो कैपेसिटर पे चार्ज आ रहा है ना, या कैपेसिटर जो अपने आप को चार्ज कर रहा है, इज दैट चार्ज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स? और ये जो चार्ज है वो उसी कैपेसिटर के ही चार्जेस हैं जो ऑलरेडी उसके प्लेट्स में थे। तो द आंसर इज कि ये उसी के चार्जेस हैं सर, कोई बाहर से नहीं आ रहा, ये उसी के हैं। यस सेवांग, वेरी गुड, ये उसी के चार्जेस हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कैपेसिटर को जब आप सेल के साथ लगाओगे, तो कैपेसिटर के चार्जिंग का मतलब ये होता है कि कैपेसिटर के चार्ज रीअरेंज होते हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैपेसिटर का पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है, एंड व्हिच विल वायलेट ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी।
जो ये कहता है कि चार्ज फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस चार्ज को मतलब पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए देयर मस्ट अपीयर सम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, और ये चार्ज अपीयर कैसे होता है, तो उसी के अपने प्लेट्स के चार्जेस रीअरेंज होते हैं। ठीक है, तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और जितना एक प्लेट पे आएगा उतना ही दूसरे वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता है। और ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है कि मान लो अगर इस पे फाइनल चार्ज Q हो गया, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक इस पे जो फाइनल चार्ज Q आया है, ड्यू टू दिस Q, जो इसका फाइनल पोटेंशियल है कैपेसिटर का, फाइनल पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर विच विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज डिवाइडेड बाय C, ये इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय C था, दैट डजंट बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सेल। बात समझ में आई? तो मतलब Q by C किसके बराबर हो जाएगा? सेल के पोटेंशियल के बराबर। तो Q किसके बराबर होगा? CV के बराबर। इसका मतलब ये चार्ज तब तक होता रहेगा जब तक इस वाले प्लेट पे प्लस CV ना आ जाए और इस वाले प्लेट पे माइनस CV ना आ जाए। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. आप सबको क्लियर हुआ? इसका मतलब इस प्रोसेस में व्हाट इज द रोल ऑफ सेल देन? सेल का अब इसी बात को डिफरेंट तरीके से भी समझाया जा सकता है आपको, इस चार्जिंग के फिनोमेना को। इसमें एक तरीका ऐसे भी मैं कह सकता हूं कि सेल क्या कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज लेके यहाँ पहुंचा देता है, ऐसा समझ लो। ये भी मैं कह सकता हूँ। किसी ने बैठ के देखा नहीं है, वी हैव मेड डिफरेंट थ्योरीज टू अंडरस्टैंड द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, बट एक बात क्लियर है कि दैट चार्ज इज नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर सोर्स, दैट दीज चार्जेस वर ऑलरेडी देयर which was initially neutralized, but because of connecting the source the charges starts inducing itself, ठीक है, ताकि कैपेसिटर चार्ज होने लगे, and hence the potential of the capacitor and the potential of the cell equalizes। ठीक है, the moment it equalizes the further induction of the charges stops। नहीं आ रहा? आ गया भाई यहां तक? Yes, तो sir. इसका मतलब है सेल ने क्या किया? सेल ने बस एक काम किया, चार्ज को ट्रांसफर कराने का। सेल ने चार्ज दिया नहीं, सेल ने चार्ज ट्रांसफर कराया, बस इतना सा काम है उसका। जैसे पोस्टमैन का काम है कि पोस्टमैन लेटर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा देता है, उसका जो एड्रेस है उस पर वो पहुंचा देता है, वो एक जगह से लेटर उठाता है और एड्रेस है वहां पहुंचा देता है, बट पोस्टमैन लेटर लिखता नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से सेल एक जगह से, एक प्लेट से चार्ज लेता है, दूसरे प्लेट पे पहुंचा देता है। ठीक है, बट ये चार्ज मैन्युफैक्चर नहीं करता, ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ ट्रांसफर करने का काम करता है। तो दिस इज द एक्चुअली द वर्क ऑफ द सेल। और इस प्रोसेस में, इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, इस प्रोसेस में सेल परफॉर्म्स वर्क। भाई आप अगर सोचो कि इफ देयर इज अ पोस्टमैन is taking some letter from the post office and he has to deliver those letters to different address, तो उस केस में, उस प्रोसेस में वो कुछ काम तो करेगा ना भाई। अब तो मेल का टाइम आ गया, बट सोचो पोस्टमैन वाला, आप समझो इस बात को। तो पोस्टमैन इन डिलीवरिंग द लेटर्स टू द डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, या उसके जो उसके एड्रेस पे पहुंचाने में, तो पोस्टमैन को तो काम करना पड़ता है ना भाई, भाग के जाना पड़ेगा, लेटर पहुंचाना पड़ेगा, तो ही विल लूज हिज एनर्जी राइट इन डूइंग दैट वर्क। इन द सेम वे सेल का भी काम वही है, पोस्टमैन वाला। तो ये चार्ज को एक तरफ से दूसरी तरफ पे ले जाएगा, in this process it will lose some of energy because it will be performing work। क्लियर है? तो ये जो सेल आपने सुना होगा ना, डिस्चार्ज हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं उसका चार्ज जीरो हो गया। सेल के डिस्चार्ज होने का मतलब है कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, अब उसमें इतनी एनर्जी बची नहीं, इतनी हिम्मत बची ही नहीं कि वो फर्दर जो चार्ज है उसको एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे पहुंचा सके। तो दिस इज मेंट बाय डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो बेसिकली सेल जब भी आप कैपेसिटर के साथ लगाओगे तो सेल कुछ वर्क करेगा, और याद रखिएगा वर्क डन बाय सेल और ऑन सेल। वर्क डन बाय सेल कहा जाए या ऑन सेल कहा जाए, वो वर्क डन कितना होता है? चार्ज जितना सेल ने ट्रांसफर किया मल्टीप्लाइड बाय सेल का अपना वोल्टेज। ठीक है भाई, आप ये जो डेल्टा क्यू है दैट इज नॉट द चार्ज ओनली, बिकॉज हमेशा टोटल चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा चार्ज ट्रांसफर्ड है, ये वाला जितना ये पूरा समझाया ना, उसमें ये वाला फॉर्मूला आप लोग लिख लें प्लीज। चार्ज ट्रांसफर्ड ये पहले लिखें। जितना कुछ समझाया है वो सिर्फ समझाया है आपको, ताकि आपको लॉजिक बिल्कुल पिक्चर क्लियर रहे, बट इस प्रोसेस में जो सेल का वर्क है वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम यूज करेंगे आगे। तो ये सेल का वर्क डन ऐसे लिखा, इसी वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज ट्रांसफर्ड कितना हुआ, देखो चार्ज इज इक्वल टू CV, तो CV इंटू V भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू CV का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन अगेन।
क्या कह रहे हो शिवांग? नेगेटिव साइन नहीं समझा शिवांग, फिर से बोलो। या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज और V कैन बी रिटन एज इक्वल टू अगेन Q बाई C। भाई इस फॉर्मूले से V को लिखा जाए तो Q बाई C लिखा जा सकता है ना, यहाँ लिखा हुआ देखिए। तो अगर ये रख दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई C। तो these are three ways of writing the work done by the cell. Out of these three ways you can write the work done by any of the method. ठीक है, प्लीज इसको नोट करिए, ये फॉर्मूला जो वर्क डन का है, उसके बाद फिर फर्दर विल प्रोसीड। सर ये चार्ज ट्रांसफर अक्रॉस द कैपेसिटर है ना, या फिर पूरे सेल का है, मतलब पूरे सर्किट का है? मतलब ऑब्वियसली इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट तो यू विल हैव टू टेक द पाथ ऑफ द कंडक्टर, राइट? हवा में उड़ के नहीं जाता चार्ज, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब है चार्ज विल हैव टू फॉलो दिस पाथ, इट नीड्स अ पाथ। तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कैपेसिटर का ही, बट वो पाथ कैसे लेगा? तो पाथ लेगा वो कंडक्टर के थ्रू आगे फ्लो करेगा। इज इट डन? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, आप लोग बहुत सुस्त होते जा रहे हैं यार दिन ब दिन। मानस जोशी, Yes. मनस्विन, Yes, ये sir. लिख लिया Yes, sir. सबने? यशवर्धन है या गायब हो गया? यशवर्धन है, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो ये तो हो गया, बीच में ये बात आई थी, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं लेवल ऊपर रख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं जेई के साथ साथ लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है? कि नॉर्मल मैं चाहता तो सिर्फ आपको एनर्जी करा देता। आपके सिलेबस का पोर्शन में आप देखेंगे, आप बुक खोल के देख लीजिएगा अपना जो नॉर्मल रेफरेंस बुक्स होती है, उसमें कहीं पर ये वर्क डन बाय सेल वेल का एक्सप्लेन नहीं किया होगा। डायरेक्ट इसके बाद लिख दिया होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। मगर मैं वैसा नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरा मेन एम है कि आप जेई निकालें, क्रैक करें। इफ यू हैव दैट मच ऑफ पोटेंशियल तो प्लीज क्रैक जेई। आप मेहनत मैं करूंगा, आप और आपको मेरे से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी है। पढ़ाऊंगा मैं, सिखाऊंगा मैं, आपको मेहनत करनी है और क्रैक करिए जेई, सीधी सी बात। अगर नहीं करना चाहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं आप लोग सिर्फ, ठीक है, तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एक बात तो क्लियर हो गई सर कि सेल कुछ वर्क कर रहा है। हाँ ना बोलो भाई आसिया, सेल वर्क कर रहा है या नहीं? आसिया जी, Yes, sir. सेल वर्क कर रहा है तो एनर्जी लूज कर रहा है। तो एनर्जी अगर लूज हो रही है तो वो एनर्जी कहीं तो जा रही है। तो एनर्जी की काहे में यूज हो रही है? तो कैपेसिटर को चार्ज करने में यूज हो रही है। तो अगर आप किसी पे वर्क करेंगे उसकी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में, तो जो भी आप वर्क करेंगे उसमें वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये बात ऐसी है जैसे ये मान लीजिए ये पेन है, इट इज केप्ट ऑन माई पाम। इसको अगर मैं ऊपर उठा के दूसरे हाथ की मदद से इसको ऊपर उठाऊं और एच हाइट पे पहुंचाऊं, तो विल आई बी इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी और नॉट? यस सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में एनर्जी मैंने बढ़ाया, और कैसे बढ़ाया मैंने? एट द कॉस्ट ऑफ द वर्क डन। जितना मैंने वर्क किया उसने उसका क्या बढ़ा दिया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दिया। तो इसी तरह से अगर सेल ने वर्क किया है ऑन द कैपेसिटर, तो अल्टीमेटली सेल विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। अब उस एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातें सुन लीजिए, बेसिक बेसिक। इनिशियल चार्ज मान लो कि कैपेसिटर पे कुछ था ही नहीं, इनिशियल चार्ज कैपेसिटर पे कुछ था ही नहीं। फाइनल चार्ज मान लो कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ एंड द फाइनल चार्ज बिकम्स इक्वल टू Q। मान लो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू C, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपके सेल के हेल्प से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ है, एंड द चार्ज इस पे कब तक हो रहा है? 0 से लेकर Q तक। तो इस पूरे प्रोसेस में इस पे वर्क किया है सेल ने या सोर्स ने, और इस पे जो वर्क किया है उस वर्क का कुछ पोर्शन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। आई एम नॉट सेइंग कि टोटल वर्क विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बिकॉज देयर विल बी अ लॉस, जो अभी आपको समझ में आएगा, बट देयर विल बी द वर्क डन। तो जितना वर्क होगा वही एनर्जी, उसी के कारण एनर्जी आएगी, और वही हमें निकालना है। तो देखिए सर, इसको समझने के लिए सिंपल लॉजिक समझो बेटा। एक बात बताओ, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी, समझना, और ये भी इनिशियली न्यूट्रल थी, ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला होगा और इस पे पहुंचा होगा? सोच के देखो, कह सकता हूँ, मान Yes. सकता हूँ, या मैं इसको उल्टा भी मान सकता हूँ कि यहाँ से निगेटिव चार्ज निकला होगा और इस पे पहुंचा होगा। यार
Yes, sir. भाई एटम Yes, से sir. इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट है। तो आप इस बात को बस ड्राइव करने के लिए आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि कैपेसिटर के चार्ज में, कि मान लो यहाँ से चार्ज निकल रहा है, थोड़ा 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 चार्ज निकल रहा है, और वो ये चार्ज यहाँ पहुंच रहा है। तो इस वाले प्लेट से मान लो कि पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है और ये चार्ज यहाँ पे पहुंच रहा है। अच्छा, ये ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, मतलब इस पे किसी भी इंस्टेंट पे हम अज्यूम कर रहे हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे ऑलरेडी इस पे चार्ज है प्लस क्यू, और फर्दर हम डी क्यू पॉजिटिव डी क्यू और लाना चाहते हैं, तो क्या खुद से चला आएगा, या वी विल हैव टू डू सम वर्क इन ट्रांसफरिंग दिस पॉजिटिव चार्ज टू दिस पॉजिटिव प्लेट? थिंक अबाउट इट। भाई ये प्लेट पॉजिटिव है और इस पे पॉजिटिव ही चार्ज लाना है, तो पॉजिटिव प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा ना सर। Yes, sir. सर तो इसका मतलब है कि अगेंस्ट दिस रिपल्शन यू विल हैव टू परफॉर्म वर्क। तो अगर अगेंस्ट दिस रिपल्शन आपको वर्क करना है, तो वो वर्क आप ऐसे लिख सकते हो कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट दिस इंस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड। तो इसको आप लिख सकते हो v मल्टीप्लाइड बाय डी क्यू। Yes, तो sir. इस डी डब्ल्यू को हम Sir. ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इंस्टेंट पे जो चार्ज हमने कैपेसिटर में माना है दैट इज q एंड द कैपेसिटेंस इज c मल्टीप्लाइड बाय कितना डी क्यू। तो यही जो वर्क हो रहा है, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो आई विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ द वर्क डन q by c dq। और ये कब तक चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये कब तक वर्क करोगे आप? जीरो से स्टार्ट करोगे और जब तक कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज नहीं हो जाए तब तक सेल वर्क करेगा। यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो ये 1/c, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप q²/2 फ्रॉम 0 से q। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा बेटा? q²/2c। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये एक फॉर्मूला है, दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग दिस। अब हमें एक बात मालूम है कि एज q इज इक्वल टू cv लिख सकते हैं, तो यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं cv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ cv स्क्वायर। Yes. ठीक है, इसी का एक और तरीका है कि एज c कैन बी रिटन एज इक्वल टू q बाई v। c को मैं क्या लिख सकता हूं? q बाई v। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू q बाई v। तो ये q एंड दिस q कैंसल्स आउट, तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं हाफ टाइम्स ऑफ qv। तो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग द पोटेंशियल एनर्जी। पहले आप इसको नोट करिए, तो एक काम की बात पे आता हूं, जोरदार बात। पहले प्लीज नोट इट हियर। ओके शिवांग, लेट अदर्स आल्सो नोट, देन सर, हम आगे बढ़ेंगे जी। अगर प्लेट्स इनिशियली पहले से चार्ज नहीं होती, मतलब अगर हम शुरुआत से ही लेते हैं हाँ तो बिल्कुल तभी बिल्कुल, पहले नहीं बिल्कुल, अगर पहले से चार्ज नहीं होगा तो चार्ज ट्रांसफर्ड उतना ही होगा जितना की रिक्वायरमेंट है। सर मतलब Then- प्रोसेस तो सेम यूज करते हैं ना? हाँ प्रोसेस सेम होता, देन द टोटल ऑफ द चार्ज विल नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय द सेल। वो अभी हम क्वेश्चंस जब करेंगे ना बेटा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस मैं लूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ओके। सारा तुम्हारा वो जो है ना डाउट वाउट सब क्लियर हो जाएगा वहां से। और कोई कुछ पूछ रहा है? किसी ने और भी सर को याद किया शायद? नहीं पूछ रहा है, चलो ठीक है। नोट करिए, बताइए। अभी इस पे एक बहुत जोरदार इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हैं हम। ये तो हो गया था 12th लेवल, अब इस पे एक जोरदार पॉइंट क्या है उसकी डिस्कशन हम करेंगे। अच्छा, जब तक आप लोग नोट कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए बच्चों, कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं ना सिलेबस निपटाने में, या एकदम सिलेबस निपटाने की जल्दबाजी है आप लोगों को? जैसा बोले आप लोग। यू हैव फाइनल एग्जाम इन नवंबर? अच्छा, अभी कौन सा मंथ है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके, चलिए देखते हैं। कौन सा बोर्ड है तुम्हारा? झारखंड बोर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं।
चलो पहले यहां तक नोट करो, जे एंड के क्या बोर्ड होता है शिवांग? जे एंड के कौन सा बोर्ड होता है भाई? जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड। ओके ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लिया सबने? प्लीज बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है चलिए, अब देखिए मैं एक चीज समझाता हूं आपको, आपको मजा आएगा। सर सेल ने कितना वर्क किया था, अगर आप वर्क डन बाय सेल लें, कोई सा भी एक फॉर्मूला आप चूज कर लें, तो वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू हाफ क्यूवी है या हाफ कैपिटल क्यू, जो भी लिखे हैं। और एनर्जी कितनी स्टोर हुई, सॉरी 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 माय मिस्टेक, आप वर्क डन का कोई सा भी फॉर्मूला लिख लें तो दैट इज क्यूवी। मैंने एक फॉर्मूला ले लिया क्यूवी, कोई सा भी लिख सकते हो। और एनर्जी कितनी स्टोर हुई, हाफ क्यूवी। मतलब क्या जितना सेल ने वर्क किया वो सारा का सारा वर्क एनर्जी में स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी? नो सेल ने वर्क किया क्यूवी और एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, हाफ ऑफ क्यूवी। इसका मतलब हाफ ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। अरे अरे भैया मेरे, इसका मतलब यह है कि कैपेसिटर पे अगर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, सेल लगा दिया हमने, तो अगर मान लो कि सेल ने वर्क किया 10 जूल का, वर्क डन बाय सेल, तो एनर्जी कितनी स्टोर हुई कैपेसिटर में? ओनली 5 जूल। नहीं आया? आया सर। आया सर। इसका मतलब आधी एनर्जी कहीं तो जा रही है ना। और हमें मालूम है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी किसी फॉर्म में तो कन्वर्ट हुई है। बिकॉज याद रखिएगा कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, वो सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकती है। तो हम कहते हैं कि इस केस में होता यह कि व्हेन यू चार्ज द कैपेसिटर, तो एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में लॉस होती है? हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होती है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि कहां से आया ये हीट एनर्जी, क्यों ये लॉस हो रहा है हीट एनर्जी में? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पढ़ा है आप लोगों ने 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो उसमें आपने सेल अगर पढ़ा है तो आपने सेल में पढ़ा होगा कि सेल हैज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस है तो एनर्जी का लॉस होगा भाई। रेजिस्टेंस है तो रुकावट के अगेंस्ट आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क का लॉस हुआ ना आपका। ठीक है, उसी तरह से ये जो वायर जिससे आपने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ विद द सेल, तो उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें भी रेजिस्टेंस है, तो वो भी रोक रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी वर्क होगा, तो वहां भी एनर्जी का लॉस है। इसका मतलब अल्टीमेटली देयर इज अ एनर्जी लॉस। और वो जो एनर्जी का लॉस है वो किस फॉर्म में होता है? हीट के फॉर्म में। तो एनर्जी जो लॉस होगी हीट के फॉर्म में, उसको आप क्या लिखेगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर। वो क्या लिखेगा वो मैं आपको समझा देता हूं जल्दी से। इसका फॉर्मूला है भाई, क्या होगा हीट एनर्जी, जितना सेल ने वर्क किया माइनस ऑफ जितनी एनर्जी का डिफरेंस आया कैपेसिटर के अंदर, तो वो लिखा जाएगा यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। ये फॉर्मूला आप लोग नोट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू वर्क डन माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हाइल चार्जिंग अ कैपेसिटर विल बी इक्वल टू वर्क डन माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। देखो ये जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड ही हो, कैपेसिटर चार्ज भी हो सकता है इनिशियली। ठीक है, वो अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट से समझ आता है। ये नोट कर लिया फॉर्मूला, तो आई विल जंप टू द क्वेश्चंस नाउ। आसिया, अभिनव, हर्षित, मानस नोट कर लिया बेटे? सेवांग Yes, ने sir. नोट कर लिया? देख लिया Yes, sir. सर। ठीक है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। मैं 2-3 सवाल कराऊंगा, 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और 3 क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट सिखाएगा। 3 क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले के साथ साथ 3 कॉन्सेप्ट भी साथ साथ आप सीखेंगे। 3, बस 3 से ज्यादा पे जाऊंगा नहीं, बाकी सब इसी तरह से सॉल्व होगा। 3 क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट फॉर्मूले से सीखेंगे। देखिए सर, ये मान लीजिए एक कैपेसिटर है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। इनिशियली ये कैपेसिटर है आपका, मान लीजिए ये 2 वोल्ट का कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कनेक्टेड इनिशियली, एंड इट वाज कनेक्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, लॉन्ग टाइम वर्ड का मतलब होता है ये तब तक कनेक्टेड है जब तक ये अपने मैक्सिमम चार्ज इसने एक्वायर नहीं कर लिया, तब तक ये कनेक्टेड है। इसका मतलब है
लॉन्ग टाइम, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉन्ग टाइम का मतलब कि कैपेसिटर तब तक कनेक्टेड है जब तक ये कंप्लीटली चार्ज नहीं हो गया, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टिल इट बिकम्स कंप्लीटली चार्ज्ड। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद 4 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को यहां से ये चार्ज हो गया। अब 2 वोल्ट के सेल को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 4 वोल्ट से, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख देता हूं, और यही स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में आएगा इस फॉर्मेट के, तो एक ही बार लिख रहा हूँ स्टेटमेंट, बाकी 2 क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा। एक में इसलिए लिख देता हूं कि पढ़ते समय रिवाइज करते टाइम आपको दिक्कत ना हो कि मास्टर ने किया क्या था, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिख देता हूं कि अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड across 2 volt initially for sufficiently long time या sufficient time, then 2 volt cell is replaced by 4 volt, ठीक है। फाइंड हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन लिखे जल्दी से, हरी अप। सवांग ने लिख लिया। सवांग, तुम्हारी स्पीड पे बच्चे नहीं नोट कर पाते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लो भाई। सब नोट कर लें तो मुझे एक बार बता दीजिए जल्दी से, तो मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ। डन सर। वेरी गुड। अब देखिए सर, ये बात समझते हैं। देखो अब एक बात तो क्लियर है कि जब आपने इसको 2 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया तो इस कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना होगा। कभी भी चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालना हो तो इसका मतलब होता है C इंटू V, दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। इसका मतलब है कि जब ये कनेक्टेड था तो इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैं बाहर दिखा देता हूँ। इस पे +8 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा और इस वाले प्लेट पे -8 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा, ठीक है। अब जब आपने इसको 4 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो फाइनल चार्ज अब कैपेसिटर पे कितना होगा, तो फाइनल चार्ज C मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वोल्टेज, ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। टेल मी यस और नो। मतलब ये +16 और ये -16। यार तुम्हें नहीं आया। इसका मतलब कि जब आपने 2 वोल्ट के सेल को 4 वोल्ट से रिप्लेस किया तो हाउ मच एक्स्ट्रा चार्ज फ्लोज टू द कैपेसिटर। क्या पूरा 16 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ या ओनली 8 माइक्रोकूलम इज फ्लोइंग टू द कैपेसिटर ड्यू टू 4 वोल्ट। 8 माइक्रो। ये सबको समझ में आना चाहिए। कैपेसिटर पे ऑलरेडी 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, जब उसको 4 वोल्ट के साथ आपने कनेक्ट किया तो फाइनल चार्ज कितना हो गया 16 हो गया। तो भाई तो ये 4 वोल्ट कनेक्ट करने पर कितना चार्ज और एक्स्ट्रा फ्लो हुआ, तो ओनली 8 माइक्रोकूलम इज दैट वैल्यू ऑफ चार्ज व्हिच हैज फ्लोन टू द कैपेसिटर, ठीक है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द 4 वोल्ट। इसका मतलब इस केस में अगर मुझसे बोले कोई कि चार्ज ट्रांसफर्ड कितना है बाय द 4 वोल्ट सेल, तो चार्ज ट्रांसफर्ड इज ओनली 8 माइक्रोकूलम। डेल्टा क्यू मैंने लिखा फॉर चार्ज ट्रांसफर्ड, कंफ्यूज नहीं होना। चार्ज ट्रांसफर्ड किसके द्वारा, बाय होम, चार्ज ट्रांसफर्ड बाय कौन, तो बाय 4 वोल्ट। समझ आ गया होगा शायद। अब हमें हीट निकालना था तो हीट क्या लिखेंगे हम, चार्ज ट्रांसफर्ड पता चल गया, तो 4 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करने पर 8 वोल्ट चार्ज ट्रांसफर हुआ है, तो 4 into 8 इज द वर्क डन बाय द सेल माइनस ऑफ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, यूएफ माइनस ऑफ यूआई, मतलब हाफ इंटू 4 का स्क्वायर, देख लीजिएगा भाई, माइनस ऑफ हाफ इंटू 4 इंटू इनिशियल वोल्टेज का स्क्वायर, दैट इज 4। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन। यहां पर इनिशियल एनर्जी लिखेंगे आप तो हाफ इंटू CV स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू C की वैल्यू 4 इंटू V का स्क्वायर, V का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। इसी बात को मैंने डायरेक्टली वहां पर लिखा है 4 इंटू 4, यही तो होगा। फाइनल जब आप लिखेंगे तो हाफ इंटू C इंटू V का स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी विल बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इंटू C की वैल्यू कितनी 4 इंटू V का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर,
तो फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ इंटू 4 इंटू 16। डिड यू अंडरस्टैंड? वही लिखा है मैंने डायरेक्टली यहाँ पर। सॉल्व करके देख लो तो ये हो जाएगा 32 माइनस ऑफ 2 2 द 4, तो ये हो गया 32 माइनस ऑफ 2 2 द 4, तो ये हो गया 4 2 द 8। ठीक है, इसका मतलब कितना आया, 32 माइनस ऑफ 32 माइनस ऑफ 8, दैट इज इक्वल टू 24। इसका मतलब कितना आया, 8 माइक्रोजूल। दिस इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस। देखिए भाई, जिसको नहीं आया प्लीज बताएं या पूछें, अगर कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो। सर आपने 4 इंटू 8 क्यों मल्टीप्लाई किया? Where did I multiply it with 8? कहाँ पर करा 4 into 8? कहाँ पर? सर हीट इज इक्वल्स टू हाँ, वर्क डन बाय वर्क डन बाय सेल। हीट का फॉर्मूला पढ़िए, वर्क डन बाय सेल। तो हमें कब हीट निकालना है, जब आपने इसको 4 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है तब निकालना है ना। तो वर्क डन बाय द सेल क्या होगा, सेल ने चार्ज कितना ट्रांसफर किया, इस 4 वोल्ट वाले सेल ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया। तो चार्ज ट्रांसफर्ड जो हुआ है ड्यू टू दिस, दैट इज ओनली 8 माइक्रोकूलम। देखो लिखा है नीचे, this cell has transferred only the charge of 8 microcoulomb. So 8 is the charge transferred multiplied by the voltage will be the work done by the cell. सर ओके सर। जी हाँ सर पूछिए। सर इनिशियली पोटेंशियल में हाफ मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय एक्स्ट्रा 4 आया ना? नहीं इनिशियल पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ, जी हाफ सर, इंटू सी की वैल्यू 4 है और वी की वैल्यू 2 है। सर जब यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे मतलब हीट के इक्वेशन में जब हम कर रहे थे तो मतलब हाफ इंटू 16 और ये 4 ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो लेंगे आप। हीट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, हीट के फॉर्मूले में मैंने लिखा है वर्क डन बाय सेल माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना आप। आपका डाउट क्या है वो बताइए। नहीं सर, मैंने जो पहले जो लिखा है वो इनिशियल वाला होगा, इसीलिए हाँ वो इनिशियल है, वो इनिशियल। अगर मान लो कि इनिशियली कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, ठीक है, जैसे यहाँ पर इनिशियल सिचुएशन इसको माना जाएगा और फाइनल सिचुएशन इसको माना जाएगा। बट अगर आपसे कहा जाए कि कैपेसिटर वाज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग इनिशियली, तब फिर उस केस में उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। समझ रहे हैं आप? सर वो हीट निकालने में जो वर्क डन किया है उसमें चार्ज 8 माइक्रोकूलम है। भाई चार्ज 8 माइक्रोकूलम कहाँ से आया भाई, ये कैपेसिटर पे चार्ज ऑलरेडी 8 माइक्रोकूलम था। जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो इस पे 16 माइक्रोकूलम होगा। तो पहले ही से वो 8 माइक्रोकूलम उसके पास ऑलरेडी था और फाइनल चार्ज 16 हो गया, तो और कितना ऐड हुआ चार्ज इस पर। यस सर, मतलब डेल क्यू है ना, डेल क्यू मतलब चार्ज ट्रांसफर्ड, इसलिए रटो चार्ज ट्रांसफर्ड। ओके सर, आपने 4 इंटू 8 लिखा है, वो मतलब v इंटू क्यू हो गया तो ही ना। हाँ मतलब भाई कैसे भी लिख ले यार, q इंटू वी, v इंटू नहीं क्यू, सर, मुझे जैसे लगा भी कि लिख। आपने कहीं चार्ज को 4 नहीं भाई, ये सबको क्लियर है। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊं। भाई दूसरे क्वेश्चन पे आऊं हसपेल। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन। मैंने बोला कि 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 कॉन्सेप्ट। पहला बेसिक फॉर्मूला समझने वाला कोई हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिएगा। ये वाला कैपेसिटर, फिर से ये मान लीजिए 4 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड इनिशियली। अब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली आप सवाल क्वेश्चन समझें। फाइनली यही कैपेसिटर, फाइनली अभी इसको क्या किया, फाइनली जो शो करता हूं ना, इसका मतलब ये होता है कि उसको हम सेल को सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियली ये था बहुत देर तक, अब फाइनली क्या किया, ये 2 वोल्ट, ये 4 माइक्रोफैराड वही वाला, ये फाइनल सिचुएशन। फिर से हीट निकालना है, फिर से क्या निकालना है इसमें, हीट। तो क्या करें, सबसे पहला स्टेप
चार्ज, जल्दी जल्दी बोलो, इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगी? जो प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो प्लेट नेगेटिव से कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज। इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज 4 × 4 इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। Yes, Yes, sir. फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज 4 × 2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। तो ये +8, ये -8। अब मुझे एक बात बताओ कि इस सेल को जब हमने रिप्लेस किया बाय अनदर सेल, तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है या चार्ज डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज। 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 इसका मतलब चार्ज डिक्रीज हुआ। तो जब भी डिक्रीज हो ना, तो आपको ये मान लेना कि द एक्स्ट्रा चार्ज हैज फ्लोन इनटू द सेल, ये मान लेते हैं। नहीं, Sir. जब चार्ज डिक्रीज हो तो एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ अज्यूम कर लोगे, कहाँ चला गया? तो मान लेना सेल ने खा लिया उसको। एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ मान लोगे? सेल ने खा लिया। मतलब ये चार्ज ट्रांसफर्ड या चार्ज जो सेल ने खाया, ठीक है, वो कितना है? 8 माइक्रोकूलम। और बिकॉज यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, मतलब सेल ने चार्ज खा लिया है, सेल ने चार्ज दिया नहीं है, सेल ने चार्ज, बोलो ना, ऐसा समझो, खा लिया। तो जब भी सेल चार्ज खा ले तो हीट का फॉर्मूले में आप लिखेंगे वर्क डन ऑन सेल। इस केस में आप मानेंगे कि वर्क सेल पे हो रहा है, एंड दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू U फाइनल माइनस ऑफ U इनिशियल। ये पहले समझो। पहले देखो, आप लोगों ने ये सुना है कभी कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो चार्जेबल नहीं होते हैं और एक वो होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हो, जैसे मोबाइल Yes, फोन sir. का सेल है ना। तो जब सेल को चार्ज करते हैं ना, तो आप उसको सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब वो चार्ज खाता है, मतलब वो अपनी एनर्जी बढ़ाता है, चार्ज खाता है, ठीक है। और जब वो, अब जब मोबाइल फोन को पलक से हटा दो, एक बार वो चार्ज हो गया, आप मोबाइल यूज करो, तो अब वो जो एनर्जी है वो मोबाइल को कौन दे रहा है चलने के लिए? तो वो सेल प्रोवाइड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब, मतलब ये बात ऐसी होगी कि आपने खाना खा लिया, उसके बाद काम करेंगे तो वो जो एनर्जी है वो आपकी लूज होगी, ठीक है। तो खाना खा रहे हैं आप, तो आप खाना खा रहे हैं, सब कुछ खाते जाएंगे तो चीजों को कम करते जाएंगे आप, तो इसका मतलब है नेगेटिव मान लेंगे। ये बात ऐसी है जैसे सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा हो, तो फिजिक्स में सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम पे वर्क हो रहा हो तो उस वर्क को नेगेटिव मानेंगे, और सिस्टम अगर वर्क करता है तो उस वर्क को पॉजिटिव मानेंगे। तो इसी तरह से सेल अगर चार्ज दे रहा है, मतलब वो वर्क कर रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव, और सेल अगर चार्ज खा रहा है, मतलब वर्क सेल पे हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव। क्या ये बुद्धि में बात हटी आप लोगों के? यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब है कि वर्क डन जो आएगा यहाँ पर, वो आप लिखेंगे चार्ज ट्रांसफर्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 विथ अ नेगेटिव साइन। व्हाई आर वी पुटिंग अ नेगेटिव साइन? बिकॉज सेल चार्ज खा रहा है, सेल के चार्ज खाने का मतलब वर्क इज बीइंग डन ऑन द सेल। माइनस ऑफ हाफ into CV square, 4 into 2 का स्क्वायर 4, माइनस ऑफ हाफ into 4 into 16, ये हो गया माइनस ऑफ 16। इसको सॉल्व करो, 2 2 द 4, ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 8, उसके बाद ये 2 2 द 4, तो ये कितना हो गया 32। तो 32 में से 8 चला गया तो 24, माइनस ऑफ 24 becomes equal to plus 24। तो ये आ गया आपका, फिर से 8 आ रहा है ना माइक्रो जूल आंसर। यस। ये मत समझ लेना कि सब में 8 ही आ जाएगा, वो कोइंसिडेंस है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट, जल्दी से आज ही निपटाता हूं इसको। ओके सवांग, रेस्ट प्लीज नोट इट डाउन। तो एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जिसमें एक और कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में और दूसरी बातों पे आएंगे। Done. ठीक है सर, एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने वादा किया है। तो देखिए सर, क्वेश्चन ये आपसे बोला गया, फिर से कैपेसिटर कुपच टंग टंग टंग। मान लीजिए 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ठीक है, और ये 4 वोल्ट का सेल, 4 वोल्ट का सेल, ठीक है। दिस इज द इनिशियल केस एंड दिस इज इनिशियली। इसके बाद ठीक है, 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, सेल वही, बस उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दिया।
सेल वही, बस उसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दिया 4 वोल्ट फाइनली। सेल वही, कैपेसिटर वही, सेल इस बार चेंज नहीं किया हमने, सेल का वोल्टेज चेंज नहीं किया, सेल की बस पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब आपको फिर से हीट एनर्जी निकालना है, आप ध्यान से सुनना और समझना। इनिशियल चार्ज बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, इनिशियल चार्ज 12 माइक्रोकूलम। बोल बेटा, 12 है ना, 12 माइक्रोकूलम, बहुत बढ़िया। फाइनल चार्ज 12 माइक्रो। स्टिल 12 माइक्रोकूलम। 12 लेकिन क्या इनिशियल और फाइनल पोलैरिटी में कुछ फर्क आएगा? चार्ज वही रहेगा, बट सोचो अभी ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। प्लेट विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड प्लेट विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड विल हैव नेगेटिव चार्ज। यहां पर अब ये जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। टेल मी यस और नो। यस यस सर। ठीक, इसका मतलब जो +12 था वो अब -12 हुआ है। तो +12 अगर -12 हो गया तो इसका मतलब तो यही हो सकता है, सोच के देखिए कि 12 प्लस ऑफ x कितना करें कि -12 आ जाए। ठीक है, ये +12 से -12 आ जाए तो x इज इक्वल टू -24 होना चाहिए, नहीं? सोच के देखिए। यस सर। इसका मतलब मैं लॉजिकली यही कह सकता हूं कि भाई इस सेल से 24 माइक्रोकूलम का चार्ज आया होगा और इस प्लेट ने इतना नेगेटिव चार्ज दिया होगा और इधर से प्लेट ने उतना पॉजिटिव चार्ज दिया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तभी ये जो +12 था वो अब -12 हो गया और जो -12 था वो +12 हो गया। इसका मतलब कैन आई क्लेम दैट कि चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द सेल इज 24 माइक्रोकूलम? व्हाट डू यू से? यस सर। समझ आया? तभी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव में बदला और नेगेटिव पॉजिटिव में बदला। आया तो सर। अब वेरी गुड। तो अब हीट अगर लिखना है तो क्या करूं? 24 × 4 माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इसमें फाइनल लिखेंगे तब भी वही लिखा जाएगा, ½ × c × v का स्क्वायर माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ½ × c × v का स्क्वायर। भाई पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोलैरिटी के चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है। तो दिस रिजल्ट इज 0। इसका मतलब यहाँ पर हीट कितनी इवॉल्व होगी? जितना वर्क डन हुआ है। तो कितना वर्क डन हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लो, 96 माइक्रोजूल। दिस इज द हीट एनर्जी लॉस्ट। समझे? यस सर। एवरीवन, अभिनव, मानस, अफान, शिवान को समझ आ गया? यशवर्धन, आसिया, यस सर। सर सबको क्लैरिटी है कैसे इसके साथ डील करते हैं? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला था 3 क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट। पहले वाले क्वेश्चन में तो सीधा सीधा सवाल था, दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया? तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने आपसे ये बोला कि अगर चार्ज कम हो जाए, फाइनल चार्ज बिकम्स लेस देन दैट ऑफ इनिशियल चार्ज, तो अगर फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज से कम हो जाए तो उस केस में आपको ये मान लेना है कि द एक्स्ट्रा चार्ज इज टेकन बाय द सेल। ठीक है, और उस केस में वर्क डन बाय द सेल, वर्क विल बी डन ऑन द सेल एंड दैट वर्क विल बी नेगेटिव। इसी तरह से ये वाला केस क्या है? इस वाले केस में मैंने आपसे क्या बोला? तो इस वाले केस में मैंने आपसे बोला कि अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर दोगे तो कैपेसिटर पे भी चार्ज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, तो उस केस में डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा दूसरा वाला सेल, और इस केस में चेंज ऑफ एनर्जी 0 रहेगा बट डबल ऑफ द अमाउंट विल हैव टू बी फ्लोन बाय द सेकंड सेल। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब ये तो हो गया सर सेल वेल के साथ। अब इसी में क्या करते हैं, दूसरा केस क्या लेते हैं? तब इसमें दूसरा केस ये होता है कि अगर, अच्छा लॉजिकली मुझे एक बात बताओ कि अगर एक कैपेसिटर है, ये इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है, इस पे चार्ज है कुछ Q1 और इसका कैपेसिटेंस है C1। ये दूसरा कैपेसिटर, इसको भी हमने चार्ज किया है, इसका चार्ज कुछ Q2 है और इसका कैपेसिटेंस है C। तो अनडाउटेडली इसका जो पोटेंशियल होगा दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू Q1/C1। हाँ ना बोलो? यस सर। और इस वाले का क्या होगा? V2 विल बी इक्वल टू Q2/C2। कोई कष्ट वाली बात नहीं। अगर मैं इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं, इमेजिन करो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा सर? चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर विल फ्लो टू द अनदर कैपेसिटर और नॉट? यस सर ठीक है, और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों पे चार्जेस इक्वल नहीं हो, मतलब दोनों के पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते। सॉरी, चार्ज नहीं, पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, तो मान लो कि लेट
फाइनल पोटेंशियल V फाइनल इज इक्वल टू V, तो इसमें V की जो वैल्यू होती है दो कैपेसिटर को कनेक्ट करने पर, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि इसका कोई डेरिवेशन आपको आएगा नहीं, जो चीज नहीं आनी है उस पर जबरदस्ती जा भी नहीं रहे हैं। तो Q1 अपॉन C1 C2 ये आएगा सर फाइनल पोटेंशियल, ये Q1 प्लस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2, मतलब टोटल चार्ज जो है सर्किट का डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। समझ रहे हो आप? यस सर। इसको ऐसे भी लिखा जाता है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस ऑफ C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस ऑफ C2। इस पॉइंट को नोट करिए कि अगर दो कैपेसिटर इस तरह से कनेक्ट हो जाए तो चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर फ्लोज टू द अनदर टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल, टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। ठीक है, इसमें एक और चीज समझाऊंगा बट वो नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए सर कि जी तो इसको मोर देन 2 कैपेसिटर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, यू कैन नॉट, क्योंकि ये जो डिराइव हो रहा है रिजल्ट ये ओनली फॉर 2 कैपेसिटर। अगर आपकी इच्छा जागेगी तो मैं बता दूंगा ये रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता उसकी आपको आवश्यकता है, जरूरत है। तो अभी तो फिलहाल ये याद रखो। हाँ, और ये रिजल्ट सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए ही ड्राइव हो रहा है, तो इसलिए 2 के लिए ही यूज करेंगे। इफ यू आर मोर देन 2 तो वी कैन नॉट अप्लाई दैट, फिर उसके लिए बहुत कठिन काम हो जाएगा। हाँ बोलो हर्षित, क्या कह रहे हो? सर हाँ जहाँ C2 होगा वहाँ C2 कर लीजिए। हाँ बोलिए सर। सर वो लास्ट वाले में P2 होगा। ये होगा, ठीक है, डन। ये बेसिकली जो ड्राइव होता है ना, केवीएल लगा के ड्राइव होता है। एक्चुअली में जो ये रिजल्ट ड्राइव होता है वो केवीएल लगा के ड्राइव होता है, केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बिकॉज अभी हमने उसको नहीं पढ़ा है तो इसलिए हम जबरदस्ती उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं अपने आप को, खामखा फायदा नहीं है उसका, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। और इसी से मुझे याद दिलाना, इसी के आगे हम एनर्जी के लॉस पढ़ेंगे। 2 कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो फाइनल पोटेंशियल ये हो जाता है, बट एनर्जी का लॉस होता है, वो हम दूसरी क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू ऑल, आ जाए यहीं तक, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर।